नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आज हम मौजूद हैं गुरु रविदास भवन पर और 647वीं जो जयंती है गुरु रविदास जी की 2 दिन बाद आने वाली, आज 22 तारीख है, 24 तारीख को उनका जन्मदिन है। हमारे साथ मौजूद हैं फौजी, रियल भी फौजी और नाम भी फौजी। एक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का संबोधन दिया जाए, ये मैं खुद सोच में पड़ रहा हूं। सर, फौजी साहब किस लिए यहाँ मौजूद है और किस लिए आए हैं, बात करेंगे सीधे से। फौजी साहब, 647वां जन्म दिवस है गुरु रविदास जी का। जी जी। तो इस उपलक्ष्य में आपकी क्या क्या तैयारियां और क्या खास बात होने जा रही है इस बार? सुनील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ हमारे विचार सुनने का और हमें बोलने का जो मौका दिया, इससे हम बड़े खुश हैं। दूसरा जो विषय है जी, वो ये है कि आज के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती है जी, उसकी तैयारियां जो है ना चल रही हैं। तैयारियां आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जी। आप जानते हैं कि 24 फेब को 47वां जन्मदिन मनाया जा रहा है जी, लाल किला मैदान के अंदर। जी। और जो आयोजन है वो उसका जो उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसके लिए अनेक प्रकार की झांकियों की तैयारियां चल रही हैं और जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन है उसकी जो बागडोर है वो यहाँ करोल बाग में जो गुरु रविदास मंदिर है और उत्सव जो कमेटी है उसके द्वारा किया जा रहे हैं, तो उसका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हैं, जो कि बाबा साहब के पुत्र हैं। और उनके बारे में अगर मैं कहूं, बहुत ही नेक इंसान हैं, बाबा साहब का डीएनए है। मैंने रिक्वेस्ट की तो बड़ा खुश होकर के उन्होंने अपना कीमती समय देने का वादा किया और वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा, भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि महापुरुषों का जो याद किया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है, इससे मैं बहुत खुश हूं और आकर के प्रोग्राम में जरूर शरीक होऊंगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि यशवंत राव जी जो है अंबेडकर साहब के पौत्र भी हैं, और अंबेडकर साहब की जब देहांत हुआ था तो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जी जी। तो क्या इसी को मद्देनजर रखते हुए चीफ गेस्ट बनने की उन्होंने आग्रह स्वीकार किया, या क्या वजह हो सकती है? जी जी, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। जी। मेरे से सीनियर लोग काफी हैं, लेकिन जैसे मैंने सुना है जी कि बाबा साहब ने अंतिम सांस आपकी दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे लेने के बाद भारत सरकार ने ये निर्णय लिया और विचार विमर्श किया कुछ कमेटियों से, और बाबा साहब के जो है अस्थियां दाह संस्कार कहाँ किया जाए। तो उस समय के अनुसार निर्णय ये हुआ कि बाबा साहब की जो अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बे, क्योंकि वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनका गृह क्षेत्र भी है, जिस कोठी में रहते थे उसका नाम है राजगृह, इसलिए यहां से डेड बॉडी को उधर भेज दिया गया। और वहां दादर में ये जगह है, दादर में चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि में बाबा साहब की अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। तो उस समय के अनुसार बाबा साहब का अंतिम संस्कार वहां किया गया। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। कैसे दुखद कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए है कि अगर दिल्ली में होता तो देश की राजधानी है दिल्ली जी, और यहाँ सब राजधानी में हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं और उनके जहां अस्थियां रखी हुई हैं उनको नतमस्तक होने के लिए आज बहुत से लोगों के मन में रहती है। तो दिल्ली में अक्सर लोग जानते हैं राजधानी होने के कारण, तो लोगों को यहाँ इजी होता है। आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई राजनीति रही होगी? क्योंकि सभी, चाहे गांधी जी ले लें, चाहे जवाहरलाल जी ले लें, चाहे इंदिरा जी ले लें, चाहे चरण सिंह जी की भी ले लें, उनकी जो समाधियां हैं वो सब दिल्ली में राजघाट पर बनी हुई है। बाबा साहब की जो समाधि है उसको इतनी दूर ले जाने का कारण बताए, क्या राजनीति की? ये देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। बाबा साहब है ना भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं और देश की आजादी का जो उत्सव है वो संविधान के द्वारा ही मनाया जाता है और सारा का सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है।
देश की राजधानी में संविधान रखा हुआ है। इसी राजधानी से पूरा देश संविधान के द्वारा चलता है। तो बाबा साहब की अस्थियां यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता कि यहाँ पूरा ही देश से लोग आकर नतमस्तक करते, और एक जो कॉमन जगह है यहाँ पे राजघाट है, वहां होता तो बहुत अच्छी बात थी। 26 अलीपुर रोड की जब बात कर रहे हैं तो उसको अब एक म्यूजियम के रूप में भी तो सजाया गया है सरकार के द्वारा। नहीं ठीक है, देखिए वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तो हमने मांग रखी समय के अनुसार। उससे पहले आज म्यूजियम बना हुआ है, लेकिन म्यूजियम किसी सरकार ने अपने आप नहीं बनाया। अंबेडकर वादी जो लोग हैं, बाबा साहब के जो यू कैन से शुभ चिंतक हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले संगठन हैं, उन सब ने मांग रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अंतिम सांस ली है तो यहाँ होना चाहिए। उसके बाद ये निर्णय लेकर के बनाया गया है, और जिसने भी बनाया है सरकार ने, हम उसके शुक्रगुजार हैं, और ये बनता भी है। ये विषय ऐसा है कि जिस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया हो, उसके लिए कोई म्यूजियम बनाया अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ी बात भी नहीं कह सकते हम। रविदास जी की जब बात आती है तो आपने देखा होगा कि गुरु रविदास जी का जो गुरुगृह है तुगलकाबाद में, वो एक समय तोड़ा गया था, और उसमें बढ़ चढ़ के जब हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, तो उस जगह को तो ले लिया गया, परंतु अभी तक वो मंदिर स्थापित नहीं हो पाया। तो उसके लिए रविदासी समाज जो है वो अभी तक शांत क्यों है, क्यों इसके लिए आगे नहीं आता है? देखिए यहाँ आकर के है ना महसूस होता है, इस देश के अंदर आप जानते हैं जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है जी। धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो कि भेदभाव क्लियर दिखाई देता है। जैसे आपने शेयर किया कि रविदास मंदिर को तोड़ा गया, जबकि वर्तमान सरकार ये कहती है कि हम मंदिर बनाने का काम करते हैं जी। वो भी तो मंदिर है, और आप अयोध्या बना रहे हो वो भी मंदिर है जी। यहां तोड़ दिया गया वहां बना रहे हैं, ये अच्छा विषय नहीं है। गुरु रविदास जी हैं, बाबा साहब हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया कोई पक्षपात वाला। उन्होंने किया है तो पूरे समाज के लिए कोई मैसेज दिया है। तो क्या कारण लगता होगा अगर जो तोड़ा गया और फिर उसके बाद में अभी तक उसको निष्क्रिय रूप में रखा गया, वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है कि आज आदमी जो है वो राजनीतिक ज्यादा हो गया है और सामाजिक कम है। हमारे महापुरुष जो भी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो सामाजिक ज्यादा हुए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे संदेश दिए हैं समय समय पर। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, कटोरी में गंगा तो मन चंगा। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें कही तो उन्होंने सबके लिए कही। मन प्रसन्न कब होता है, किसी विशेष आदमी के लिए नहीं कही जी। इसी तरह बाबा साहब ने संविधान बनाया, किसी विशेष आदमी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनाया जी। उसमें जो अनुच्छेद लिखे हैं तो वो सबकी भलाई के लिए हैं। समरसता की बात यहाँ है, समता की बात यहाँ है, न्याय की बात यहाँ है। तो सारी की सारी चीजें हम इस ग्रंथ के अंदर, संविधान के अंदर देखने को मिलती हैं। फौजी जी, एक मैं सवाल आखिरी ये कर रखता हूं कि आप भी रविदासिया समाज से हैं। सभी रविदास को मानने वाले जो लोग हैं बहुजन से आते हैं, चाहे वो SC ST OBC के हो। अब बात यहाँ खड़ी होती है कि बहुजनों की संस्थाएं बहुत हैं, पार्टियां बहुत हैं, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो लोग बाग क्या अभी भी इस तरीके से बट करके, जिस तरीके से हनन हो रहा है संविधान का भी और बहुजनों का भी, अपने हक को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या एकजुट होंगे या नहीं होंगे? सीधा सवाल। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, समय की मांग है ये जी। और आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी, बाबा साहब के जो पुत्र हैं जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं जी, उन्होंने आज तक अपने जीवन में कोई भी राजनीतिक कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब उन्होंने ये महसूस किया कि जो बहुजन समाज है जी, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं, चाहे जर्नल कास्ट के भी क्यों ना हो, जिस पे अत्याचार होते हैं उसके बाबा साहब के पुत्र पक्षधर हैं। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। इसलिए उन्होंने पूरे देश में एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के सब काम कंप्लीट किया है। और वो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अभी समय के अनुसार अब आपने अपना रोल किया, आपने समय पैसा लगाया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है, कामयाबी प्राप्त करनी है, तो आप इस बैनर के नीचे आ जाइए।
तो वो अब समय समय पर टाइम भी दे रहे हैं पूरे देश में और स्वागत भी कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद ही जो और है मैं जो है ना हरियाणा प्रदेश का प्रभारी हूं और दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूं। जी हमारी टीम के साथी हैं, जैसे रमेश भाई हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे बलराम भाई हैं, ट्रेजरर हैं, मोहित भाई हैं, साथी लक्ष्मण जी हैं, और भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। ये सब के सब जो है ना संगठन को मजबूत करने में लगाए हुए हैं। जो भी लोग अभी बिखरे हुए हैं, आपने एकजुट होने की बात की है, तो उन आपको संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से कि बहुजन समाज एकजुट हो, सारी पार्टियां एकजुट हो, सारे संगठन एकजुट हो? मुख्य रूप से यही है कि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो संविधान खतरे में है। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। देश को बचाने के लिए संविधान जरूरी है और संविधान को बचाने के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बैनर के नीचे आ जाइए और जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो राजनीति करना चाहते हैं, तो उसके लिए खुला मैदान है। आप आइए और चुनाव लड़िए। आपने इधर टिकट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। काम करने के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुजन का ही अत्याचार हुए हैं, शोषण भी सबसे ज्यादा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए काम करिए। स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अंत में मैं यहाँ जो संस्था है गुरु रविदास उत्सव कमेटी है जो, उसका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारा स्वागत भी किया। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अब वो इतनी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं। विशेष करके जो कमेटी के प्रधान हैं ब्रह्म प्रकाश जी, तो उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम रखा है। और हम भी उनके साथ तन मन धन से, हमारी पूरी टीम जो है प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरा सहयोग करेंगे और साथ मिलकर चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ फौजी जी, और आपने सुन लिया कि किस तरीके से अभी 647वां 2 दिन बाद जो जन्म दिवस मनाया जाना है रविदास जी का, एक मैसेज है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज की तमाम पार्टियां, तमाम संगठन अलग अलग रह करके जो काम कर रहे हैं, वो अगर एकजुट होकर के काम करेंगे तभी कुछ बचेगा। चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आपका हक और अधिकार हो। जब यशवंत राव जी अब इसके मुख्य अतिथि के रूप में आ ही रहे हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस समय अब समाज को एकजुट हो करने के लिए क्या क्या नई नई रणनीतियां बनाते हैं, बननी चाहिए। और 2024 का चुनाव, क्योंकि अभी मात्र 2 महीने रह चुके हैं, कभी भी गजट आ सकता है। बहुजन समाज एकजुट होता है, नहीं होता है, यह बड़ी सोच का विषय है। मैसेज जा चुका है, सबके पास जा चुका है। अब अगर अपने आप को बचाना है, हक और अधिकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको एक छत्र के नीचे आना ही होगा, जैसा कि फौजी साहब ने कहा है। ये अब बहुजन समाज के संगठनों पर और पार्टियों पर निर्भर करता है कि वो एकजुट होते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।